नमस्कार। आज की हमारी इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत अलग शासन प्रणालियों और उनकी जो सामाजिक चुनौतियां हैं उन पर गहराई से नजर डालेंगे। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये पूरी पड़ताल हमें मिले कुछ काफी दिलचस्प विश्लेषणात्मक लेखों पर आधारित है। हाँ नमस्कार। और ये लेख जो है ये असल में कुछ ब्लॉग पोस्ट के अंश हैं और ये दोनों व्यवस्थाओं पर मतलब चीन और अमेरिका पर काफी महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाले दृष्टिकोण पेश करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन विचारों को, इन तर्कों को जरा परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद साफ है, इन तर्कों को समझना कि चीन की व्यवस्था में वो जो कथित दक्षता है और नियंत्रण है उसके पहलू क्या हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका में लोकतंत्र, पैसे की भूमिका, मीडिया और ये जो कॉर्पोरेट शक्ति है, इस सब पर क्या कहा गया है। तो शुरुआत चीन से करते हैं। इन लेखों के अनुसार चीन के शासन को सिर्फ एक तानाशाही कह देना वो शायद मुद्दे को बहुत सरल बना देना होगा। इसे एक जटिल समिति तंत्र या जिसे अंग्रेजी में कमेटी सिस्टम कहते हैं उसकी तरह बताया गया है। हाँ, ये बात वाकई गौर करने लायक है। ये प्रणाली राजनीति और प्रशासन को एक बहुत ही अनोखे तरीके से मिलाती है। यहाँ पर अनगिनत समितियां हैं, परिषदें हैं और कार्य समूह या वर्किंग ग्रुप्स हैं जो आपस में समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। अच्छा। और इसका नतीजा एक ऐसी व्यवस्था है जिसे स्रोत तकनीकी कुशलता आधारित समन्वय यानी टेक्नोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फैसले विशेषज्ञों और टेक्नोक्रेट्स के जरिए आपसी तालमेल से लिए जाते हैं और शायद इसी वजह से वहाँ हम देखते हैं कि विशाल परियोजनाएं जैसे वो हाई स्पीड रेल का पूरा नेटवर्क बना देना या पूरे के पूरे नए शहर बसा देना, ये सब हैरत अंगेज तेजी से पूरी हो पाती हैं। ये तो है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मतलब दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, वहाँ जो लगभग एक मत से फैसले होते दिखते हैं, क्या वो वाकई सबकी सहमति है या फिर वो किसी तरह के दबाव का नतीजा है? जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, वो जो सार्वजनिक सत्र होता है उससे पहले न जाने कितनी ही समितियों में बंद दरवाजों के पीछे गहन विचार विमर्श होता है। हाँ, होता होगा। और ये पूरी प्रक्रिया बाहरी लोगों के लिए तो काफी अपारदर्शी सी लगती है ना, समझना मुश्किल है। एक विचार ये भी रखा गया है कि यहाँ एक तरह की शांत अध्यक्षता यानी क्वाइट प्रेसिडेंसी है। मतलब ये कि व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी कि वो जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं उन पर टिकी हैं। हाँ, नेता बेशक वैचारिक दिशा देते हैं, पर जो रोजमर्रा का कामकाज है वो तो हजारों की संख्या में जो तकनीक कुशल नौकरशाह हैं उनकी फौज चलाती है। ये विरोधाभास सचमुच बहुत रोचक है। एक तरफ तो जबरदस्त दक्षता दिखती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। लेख यही सवाल उठाते हैं कि क्या ये जो मजबूत नियंत्रण है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रचनात्मकता और जिसे हम कहते हैं लंबे समय में टिकने वाला नवाचार, क्या उसको दबा रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जैसा कि स्रोत बताते भी हैं कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यवसाय जैसे कुछ क्षेत्रों में सोचने की एक सीमित आज़ादी दी जाती है। इसे वो डोमेन सेपरेशन कहते हैं, मतलब जहां पेशेवर लोग राजनीति पर चर्चा से बचते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन चिंता तो यही है कि कहीं यही समन्वय, यही कोऑर्डिनेशन व्यवस्था में एक तरह की जड़ता ना पैदा कर दे और सार्वजनिक बहस या जवाबदेही की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब असहमति को ही खतरा माना जाने लगता है तो फिर नवाचार की जगह अक्सर खुद पर लगाई सेंसरशिप ले लेती है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन ये विश्लेषण कुछ ठोस उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। जैसे गरीबी में भारी कमी लाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग हर घर तक बिजली पहुंचाना और शहरी इलाकों में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाना जहां बताया जाता है कि छोटी मोटी चोरी या हिंसा की घटनाएं लगभग गायब ही हो चुकी हैं। हाँ, ये दावे तो हैं। अब कुछ लोग इसे बढ़ी हुई निगरानी का नतीजा मानते हैं, तो कुछ इसे सामाजिक स्थिरता का प्रमाण कहते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वहां की जो शिक्षा प्रणाली है उसे अपेक्षाकृत ज्यादा समतावादी बताया गया है, जो अमेरिका की उस व्यवस्था से अलग है जहां स्कूलों का फंड स्थानीय संपत्ति करों पर निर्भर करता है। और इस वजह से अमीर और गरीब इलाकों के स्कूलों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। मतलब बच्चे का भविष्य काफी हद तक उसके पते पर निर्भर करने लगता है। और देखिए, इसी से एक अहम सवाल उठता है, क्या चीन अपनी स्थिरता बनाए रखते हुए धीरे धीरे कुछ और उदार नीति अपना सकता है? क्या ये संभव है? इस नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं? क्या मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इतना कड़ा नियंत्रण जरूरी ही है? या जैसा कि एक विश्लेषण इशारा करता है, कहीं यही नियंत्रण भविष्य में कमजोरी तो नहीं बन जाएगा?
जो समितियां आज चीन को इतनी तेजी से काम करने में मदद कर रही हैं, क्या वही कल उसे बदलाव के प्रति अनम्य यानी इनफ्लेक्सिबल बना देंगी? इतिहास तो यही बताता है कि कोई भी समाज लंबे समय तक सिर्फ व्यवस्था और स्थिरता के नाम पर स्वतंत्रता का गला नहीं घोट सकता। कहीं न कहीं तनाव पैदा होता ही है। बिल्कुल। तो ये चीन की एक तस्वीर हुई जैसी इन लेखों में खींची गई है। चलिए अब उन विश्लेषणात्मक लेखों का रुख करते हैं जो अमेरिकी प्रणाली पर बात करते हैं। जहाँ चीन की व्यवस्था को कुशल लेकिन नियंत्रित बताया गया, वहीं अमेरिकी प्रणाली के बारे में कहा गया है कि वो एक तरह के गतिरोध मतलब पैरालिसिस और विकृति का शिकार हो गई है। लेखों का तर्क है कि वो जो देशभक्ति का एक चमकदार पर्दा है, उसके पीछे एक असहज सच्चाई छिपी हुई है। हाँ, और विश्लेषण का जो मुख्य तर्क उभरता है वो ये है कि अमेरिकी लोकतंत्र पर पैसे का कब्जा हो गया है। इसमें मनी प्राइमरी या मनी प्राइमरी का जिक्र है। ये वो असली चुनावी दौड़ है जो टीवी पर नहीं दिखती बल्कि पर्दे के पीछे चलती है। अच्छा, ये मनी प्राइमरी क्या है? यहाँ पर मतलब इस मनी प्राइमरी में अमीर दानदाता, पार्टी के जो प्रभावशाली लोग हैं और बड़े कॉरपोरेट हित समूह, ये सब मिलके तय करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार मैदान में टिकेगा और किसे एक तरह से बाहर होना पड़ेगा। जो उम्मीदवार पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पाता वो अक्सर बहस के मंच तक भी नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह लेखों के अनुसार चुनाव एक तरह की नीलामी बन गए हैं जहां आम नागरिक महज दर्शक बनकर रह गए हैं। नीलामी? ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है। और इन लेखों में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी दिए गए हैं। जैसे अमेरिकी कांग्रेस में कुल 535 सदस्य हैं, है ना? लेकिन वॉशिंगटन डीसी में 12,000 से ज्यादा पंजीकृत लॉबिस्ट सक्रिय हैं। 12,000? हाँ, यानी हर चुने हुए प्रतिनिधि पर लगभग 22 लॉबिस्ट। साथ ही सरकार और उद्योग के बीच के उस रिवॉल्विंग डोर यानी घूमते दरवाजे का भी जिक्र है। ये वो स्थिति है जहां ऊंचे सरकारी पदों पर रहे अधिकारी रिटायरमेंट के बाद उन्हीं बड़ी कंपनियों में मोटी तनख्वाह पर नौकरी पा लेते हैं, जिनके लिए वे पहले नीतियां बनाते थे या उन्हें नियंत्रित करते थे। हाँ, ये तो हितों का टकराव साफ दिखता है। बिल्कुल। और चुनाव लड़ने का भारी खर्च देखिए। कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए औसतन $2 मिलियन, ये करीब 16 करोड़ रुपए हुए। और राष्ट्रपति पद के लिए तो $1 बिलियन से ज्यादा यानी लगभग 8,300 करोड़ रुपए। ये आंकड़े तो यही बताते हैं कि राजनीति में टिके रहना उसी के लिए संभव है जिसके पास या तो खुद का बहुत पैसा हो या जो अमीरों और कॉरपोरेशनों से चंदा जुटा सके। और अगर हम इसे जरा व्यापक संदर्भ में देखें तो पैसे का ये जो प्रभाव है ये सीधे तौर पर नीतियां बनाने में दिखाई देता है। दवा कंपनियां जिन्हें फार्मा उद्योग कहते हैं, जीवाश्म ईंधन यानी तेल गैस उद्योग और वॉल स्ट्रीट की वित्तीय कंपनियां, ये सब अपने हितों के हिसाब से कानूनों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग पर भारी मतलब बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर एक लेख बताता है कि फार्मा उद्योग तेल और रक्षा उद्योगों से भी ज्यादा लॉबिंग पर खर्च करता है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका में दवाओं की कीमतें कम नहीं हो पाती क्योंकि कंपनियां नहीं चाहती। फिर 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत चर्चित फैसला आया, सिटीजन्स यूनाइटेड बनाम फेडरल इलेक्शन कमीशन। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस फैसले ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इसने कानूनी तौर पर कॉरपोरेशनों और सुपर पीएसीज नाम के जो राजनीतिक एक्शन समूह हैं, उनको चुनावों में असीमित मात्रा में पैसा खर्च करने की अनुमति दे दी। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि पैसा खर्च करना एक तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्री स्पीच है। पैसे को फ्री स्पीच बना दिया। हाँ, एक तरह से। नतीजतन विश्लेषण इसे कॉरपोरेट गणराज्य या यहाँ तक के धनिक तंत्र ओलिगार्की कहने लगते हैं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार असल में कॉरपोरेशनों की, लॉबिस्टों द्वारा और अरबपतियों के लिए काम करती नजर आती है। आम आदमी के हित पीछे छूट जाते हैं। इसमें मीडिया की भूमिका को भी बहुत अहम बताया गया है ना। कॉर्पोरेट मीडिया को एक ध्यान भटकाने वाली मशीन या डिस्ट्रैक्शन मशीन कहा गया है। बिल्कुल। बताया गया है कि अमेरिका के लगभग सारे मुख्यधारा मीडिया, टीवी चैनल, फिल्में, रेडियो स्टेशन, अखबार, ये सब सिर्फ 6 बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के नियंत्रण में है। सिर्फ 6 कंपनियां? हाँ, सिर्फ 6। और लेखों का तर्क है कि इनका मुख्य लक्ष्य जानकारी देना नहीं बल्कि दर्शकों का ध्यान खींचकर उसे विज्ञापनदाताओं को बेचना है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। इसलिए खबरें जो हैं वो जानकारी देने के बजाय इन्फोटेनमेंट बन गई हैं। इन्फोटेनमेंट मतलब इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का घालमेल। हाँ, बिल्कुल। मनोरंजन पर ज्यादा जोर, सूचना पर कम। और यहाँ एक खास पैटर्न उभरता दिखता है। मुनाफे के लिए
जानबूझकर तैयार किए गए गुस्से का चक्र यानी साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच चलाया जाता है। न्यूज़ चैनल अक्सर क्या करते हैं, वो विवादों को खोजते हैं, उन्हें दो विरोधी पक्षों में बांटते हैं और फिर उस बहस को सनसनीखेज बनाकर परोसते हैं। ये तो दिखता है आजकल। रेटिंग बढ़ती है। किसी मुद्दे का जो पूरा संदर्भ है या उसकी जो जटिलता है वो अक्सर गायब हो जाती है, क्योंकि उसे समझाना शायद उबाऊ माना जाता है और वो बिकता नहीं है। और सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस बंटवारे को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि गुस्सा, नफरत और विवाद पैदा करने वाली सामग्री ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और ज़्यादा लोगों को उलझाए रखती है। हाँ, ये तो है। इसका नतीजा एक तरह का मनोवैज्ञानिक असर है, जहां नागरिक असली और ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते। वे बस सूचनाओं के टुकड़ों के उपभोक्ता बनकर रह जाते, बिना किसी गहरी या सुसंगत समझ के। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? हमने देखा कि ये विश्लेषण एक तरफ तो चीन की कुशल पर नियंत्रित व्यवस्था का खाका खींचते हैं, एक ऐसा समिति तंत्र जो नौकरशाही पर आधारित है, अनुशासित है और नतीजे देने पर जोर देता है, लेकिन जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारदर्शिता की भारी कमी है। दूसरी तरफ अमेरिका की स्वतंत्र पर गतिरोध और धन प्रभावित व्यवस्था का चित्र है, जहां लोकतंत्र का ढांचा तो मौजूद है पर उसकी आत्मा कहीं खो गई लगती है और पैसे तथा कॉरपोरेट शक्ति का बोलबाला दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि लेख चीन के माओवाद से बाजार समाजवाद की ओर जो बड़ा बदलाव हुआ, जिसे वो पिवट कहते हैं, उसका उदाहरण देते हुए अमेरिका के लिए भी एक संभावित पिवट का सुझाव देते हैं। अच्छा, कैसा पिवट? जैसे कि अमीरों पर 70% की शीर्ष टैक्स दर लागू करना, या ऑस्ट्रिया के वियना शहर की तरह बड़े पैमाने पर सामाजिक आवाज बनाना, या फिर चीन जैसी ज़्यादा समान मतलब ज़्यादा बराबरी वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली अपनाना, ताकि वो जो बेलगाम पूंजीवाद है उससे हटकर सामाजिक संतुलन की ओर बढ़ा जा सके। ये सुझाव दिए गए हैं। बुनियादी तनाव साफ तौर पर उभरते हैं। चीन में व्यवस्था बनाम खुलापन, ऑर्डर वर्सेस ओपननेस, अमेरिका में लोकतंत्र बनाम धनतंत्र, डेमोक्रेसी वर्सेस प्लूटोक्रेसी, और अमेरिकी मीडिया के संदर्भ में सूचना बनाम भटकाव, इंफॉर्मेशन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन का तनाव। हाँ, ये तनाव तो स्पष्ट है। अंततः ये लेख ऐसा लगता है कि विचारधारा से ऊपर उठकर व्यवहारिकता यानी प्रैग्मेटिज्म पर जोर देने की बात कर रहे हैं। मतलब ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई व्यवस्था वास्तव में काम कर रही है या नहीं, बजाय इसके कि वो सैद्धांतिक रूप से किस विचारधारा पर आधारित है। नतीजे क्या आ रहे हैं वो मायने रखता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने चीन की समिति प्रणाली के कामकाज के तरीकों और उसकी सीमाओं को समझने की कोशिश की। अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धन और मीडिया के भारी प्रभाव को देखा और ये जानने का प्रयास किया कि कैसे कॉरपोरेट शक्ति एक प्रकार के धनिक तंत्र को जन्म दे सकती है, जैसा कि इन लेखों में तर्क दिया गया है। हाँ, और अंत में ये विश्लेषण हमें एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर शायद और सोचने की ज़रूरत है कि प्रणालियाँ भले ही कितनी भी अलग क्यों ना हो, चीन की अलग, अमेरिका की अलग, लेकिन शायद उनकी जो मौलिक चुनौती है वो एक जैसी ही है कि शासन को आम नागरिकों के लिए प्रभावी ढंग से और ईमानदारी से कैसे काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। चाहे ये काम समितियों की बंद दरवाजों के पीछे की सहमति से हो या फिर एक ऐसे पुनर्जीवित लोकतंत्र के माध्यम से जो पैसे के प्रभाव से आज़ाद हो, शायद असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, बल्कि ये है कि वे अंततः किसके लिए काम करती हैं और क्या उनमें नागरिकों की आवाज़ का वास्तव में कोई वजूद है, कोई मतलब है। बिल्कुल। क्या सिर्फ दक्षता बिना गहरी समझ और बुद्धिमत्ता के पर्याप्त है, या क्या लोकतंत्र बिना ईमानदारी और पारदर्शिता के महज एक बाजार बनकर रह गया है जहां सब कुछ बिकाऊ है। ये सवाल इन लेखों को पढ़ने के बाद मन में उठते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सोचने के लिए। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।